ये कहानी बहुत मजेदार है। इसमें हम सबके जीवन का सार है। एक धोबी और उसके गधे की। वीरपुर में रहता था एक धोबी ढोलक चंद और उसका एक गधा गोलू। तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। गोलू नटखट था। उसको शैतानी करना और हल्ला मचाना बहुत पसंद था। उसके चिल्लाने के कारण सभी अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, जिसमें से एक था अब्दुल मोची। हद है ये ढोलक चंद का गधा, रात को भी सोने नहीं देता, पूरे टाइम रेंगता रहता है, जीना मुश्किल कर रखा है। दिन भर काम करने के बाद रात को चैन से भी सो नहीं सकती। आज मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। फिर अब्दुल जाता है ढोलक चंद के पास शिकायत करने। अरे ओ ढोलक चंद, ये अपने गधे को चुप करा लो, बहुत रेंग रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है गांव में, चुप करा लो वरना बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। ये सही है, तू हमरे घर में घुस के हमको ही धमकी देगा और हम का सुनत रहेंगे। गधा नहीं है, बच्चा है हमरा गोलू। अपने घर पे बैठ के बोल रहा है, किसी और के यहाँ नहीं बैठा। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपने कान में रुई ठूस लो। भैया हमरा गोलू तो ऐसे ही गाएगा, चाहे जो कर लो। और आगे से अब्दुल और ढोलक चंद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और गांव वालों ने आके बीत बचाव किया। पर फिर अगले दिन भी वही हुआ। गोलू ने हल्ला मचाना शुरू किया। अब्दुल ने तकिए से सर ढक लिया, लेकिन गोलू की आवाज तो ठहरी जोरदार, तकिए से कहाँ रुकने वाली थी। 2 दिन से जागा अब्दुल बड़ा परेशान हो गया। या खुदा, अब तो मैं रहूंगा या ये ढोलक चंद का गधा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। अब्दुल चुपचाप ढोलक चंद के घर गया। ढोलक चंद काम से शहर गया था तो घर पर कोई नहीं था। गोलू गोदाम में बंधा हुआ था। अब्दुल निडर हो गोलू को खींचता हुआ जंगल में ले गया। अरे ये अब्दुल आज मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है ले जाके घास खिलाएगा। चल गोलू, पेट पूजा हो जाए। आधी रात को जंगल में खूब अंधेरा था और गोलू भी नटखट था, इधर उधर भुदकने लगा। अचानक गोलू एक गहरे खड्डे में गिर गया। अरे नहीं, ये खड्डा तो शिकारी ने बनाया है जानवर पकड़ने के लिए। गधा कहीं का अब चिल्ला, पर ये तो मेरे घर के पास ही है, इसकी आवाज तो और ज्यादा आएगी। अब क्या करूं? मुझे सोना है और ये नहीं सोने देगा। मैं इसको जिंदा काट दूंगा, इसी खड्डे में कब्र बना दूंगा इसकी। अब्दुल गुस्से में एक फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। नीचे गोलू दर्द से करा रहा होता है। लग गई, कीड़े पड़े इस अब्दुल को। अंधेरे में दिखता नहीं है तो क्यों घूमने निकलता है? इतनी जोर से दर्द हो रहा है पैर में। और अब ये क्या? अबे मिट्टी क्यों फेंक रहा है मुझ पे? कहीं से रस्सी लेके आ। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया। अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है, आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया।
या खुदा, ये क्या चमत्कार है। इस गधे को मैं मार रहा था पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया, तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहां से खोला था वहीं बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रेंकने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ। मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता, बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे, मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तू फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया है आम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं, तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है। तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वहीं खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा? कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता। उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बच्चे, तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने। हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसकी पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ, हद है। इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है 1 दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह, क्या बोल रहे हो भाई? देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए? हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था। उसने ही देखा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा? एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन जोखिम उठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी। अब वो क्या करे? कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पिशाची से कौन लड़े? क्या करूँ मैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं क्या करूँ बंसी के लिए? क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूँ? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा। मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा? मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता। वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं, शायद शेर अंदर नहीं है। अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा, फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और शेर को अंदर कैद कर लूंगा। कम से कम शेर से तो जान बचेगी।
जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी? क्या करूं, अंदर जाऊं क्या? तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिशाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिशाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया। आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है। उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा, रोना बंद करो। चलो, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो, कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है। उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का जूता। वो तुरंत पहचान जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पिशाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी, तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके। आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे, तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो, तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। एक और बच्चा मिल गया। जल्दी से उसे भी ले आती हूँ। अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी, मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। यहीं रुकना, हाँ, जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई? बचाओ, अंदर शेर है, खा जाएगा
बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिशाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली। मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त, तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है। मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त, वो तो खुद शेर का भोजन बन गई। हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं। तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू। अपनी जान पे खेलकर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। ये बहुत पुरानी कहानी है, एक गांव की, वीरपुर। एक बार वीरपुर में चूहों का आतंक फैल गया। न जाने कहां से खूब सारे चूहे आ गए और हर जगह बस गए। देखते ही देखते चूहे इतने सारे हो गए कि सबका जीना मुश्किल हो गया। चूहे खेत में सारा अनाज खा जाते, दुकान में चावल के, दाल के, सबके बोरे कुतर कुतर के सब खराब कर देते। लोग अपने घरों में भी परेशान थे। किसी की साड़ी कट गई तो किसी का पैजामा। सब कुछ होते हुए भी सब गांव वाले फटे कपड़ों में घूमते थे। चूहे भी ऐसे खतरनाक थे, गांव की सारी बिल्लियां तक उनसे घबरा के भाग गई। गांव वाले चूहे के पिंजरे लगाते तो उसमें फंसता कोई नहीं, पर पिंजरे के तार तक चूहे काट देते। इतने पैने दांत थे उनके, ये साधारण चूहे नहीं थे। अब तो गांव वालों ने भी हार मान ली थी, वो कर भी क्या सकते थे। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। वो अजीब सा दिखता था, एक ऊंची सी टोपी सिर पे और जादूगर वाली पोशाक। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत की सभा बुलाई। नमस्कार वीरपुर वासियों, मेरा नाम है जंगीरा। मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके गांव की मुश्किल का हल लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ चूहों का आतंक है और मैं इस गांव को इससे मुक्त कर सकता हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं, तो मैं गांव में एक भी चूहे नहीं रहने दूंगा, गारंटी के साथ। अच्छा, हम इस गांव के मुखिया हैं, पर देखो हमारी भी जेब फटी हुई है। तुम बताओ ऐसी कौन सी दवाई मारोगे और कितने दिन लगेंगे? दवाई? नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई से चूहे मरते नहीं हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। मेरा इलाज बिल्कुल अलग है और करीब 1 घंटे में सारे चूहे गायब कर दूंगा। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर माल कितना लोगे? चूहे गांव का बहुत नुकसान कर देते हैं, ये सब बच जाएगा। मेरे पापा ने कहा है, बेटा तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कुछ मुफ्त में मत करना। इस काम का मैं सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। 50 स्वर्ण मुद्रा? हाँ, मेरे हिसाब से इतना नुकसान तो हफ्ते भर में ही हो जाता है पूरे गांव का। मुमकिन है, लेकिन फिर भी चूहे खत्म नहीं हुए तो? मैं पैसा पूरा काम करने के बाद ही लूंगा, और एक भी चूहा बच जाए तो 1 पैसा मत देना। इतना भरोसा? रुको 1 मिनट, मैं बाकी पंचों से बात करके आता हूं। ठीक है भाई जंगीड़ा, हम लोगों को आपका प्रस्ताव पसंद आया। आप चूहे मार दीजिए और पैसे ले जाइए। बहुत आतंक है, बताओ कब करोगे? तो बात पक्की फिर, और नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी शुरू करते हैं। वाह वाह, जरूर जरूर।
फिर जंगीरा ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू की। जंगीरा की बांसुरी में जैसे जादू था। वो बांसुरी बजाता गया और हर घर, खेत, दुकान, सब जगह से चूहे निकल निकल के उसके पास आने लगे। वो मैदान में आके नाचने लगे। सब चूहों की आंखें बंद थी। आंख बंद करके वो नाच रहे थे। सारे चूहे इकट्ठा होने के बाद जंगीरा ने चलना शुरू किया। चूहे भी मंत्रमुग्ध हो उसके पीछे पीछे चलने लगे नाचते नाचते। जंगीरा चलते चलते नदी तक पहुंच गया। वो नदी के अंदर जाने लगा। गांव वालों ने देखा कि चूहे भी पानी के अंदर जा रहे थे उसके पीछे। मौत का भय भी इनको रोक नहीं सका। जंगीरा नदी में काफी अंदर तक चला गया और सारे चूहे उसके साथ पानी में चले गए। सब चूहे पानी में सांस न लेने की वजह से मर गए। फिर जंगीरा वापस गांव वालों के पास आ गया। लो जी, हो गया आपका काम। सारे चूहे नष्ट हो गए। अब इस गांव में कोई फटे कपड़े पहन के नहीं घूमेगा। मेरा काम हो गया। अब आप मुझे मेरा पैसा दो तो मैं चलता हूँ। वाह वाह जंगीड़ा, तुम्हारी बांसुरी में तो सचमुच जादू है। पहले तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी मुमकिन है। हमने तो ऐसे ही हाँ कर दी थी, वरना 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा रकम होती है और तुम्हारे लिए भी तो बस थोड़ी देर का काम था। एक काम करो, तुम ये 2 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। अभी भी काफी ज्यादा है। पूरा मुनाफा है तुम्हारा। खुश रहो। कर दी ना नेताओं वाली बात। पंचायत के सामने बात पक्की हुई थी और सबने देखा था। मैंने अपना वादा पूरा किया है 100%। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रुको जंगीड़ा, मैं अपने पंचों से बात करता हूं। हम सब पंचों ने फैसला कर लिया है। बात 1 घंटे की हुई थी, पर घड़ी के हिसाब से तो तुमने 15 मिनट में ही काम खत्म कर दिया है। और तुमने भी सिर्फ बांसुरी बजाई है और चल के गए हो। हाँ, तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है। इसीलिए गांव की तरफ से खुशी खुशी 5 स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको देंगे। अब तो नाराज नहीं हो ना? जंगीड़ा जुबान का पक्का है। बात 50 स्वर्ण मुद्रा की हुई थी। इससे कम नहीं लेगा जंगीड़ा। अच्छा, पत्थर की लकीर लेके बैठो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोगों को भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तुम हमारे चूहे वापस कर दो, हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जो करना है कर लो। लगता है तुमको सरकारी कामकाज करना नहीं आता। पंचों की बात सुन के जंगीरा को निराशा हुई। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। बांसुरी तो वही थी, पर धुन नहीं थी। लोग भी खड़े खड़े देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये जादूगर मरे हुए चूहों को अपनी बांसुरी से जिंदा कर लेगा, पर माजरा तो कुछ और ही था। जंगीरा की बांसुरी की धुन सुन के गांव के सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए और धुन की ओर भागने लगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जंगीरा के पास पहुंच गए और नाचने लगे। सभी बच्चों की आंखें बंद थी और मंत्रमुग्ध होके नाच रहे थे। ये सब गांव वाले देख रहे थे, देखते रहे। पर जैसे ही जंगीरा ने नदी की तरफ चलना शुरू किया, सब गांव वालों के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। नहीं, रुको रुको, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम पूरी 50 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं। बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। जंगीरा ने बांसुरी बजाना बंद किया और शांति से बोला, जजमान, आपने मुझसे 2 बार काम कराया है। अब 50 स्वर्ण मुद्रा कैसे? अब तो 100 देनी होंगी। आप सोच के बता दो। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम तीसरी बार भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा है, बेटा अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कभी मुफ्त में मत करना।
पैसा तो मैं हर बार लेता हूँ। ओह, हम समझ गए, सब समझ गए। हाँ, 100 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। दरअसल बहुत कम है, हम पूरा दे देंगे, कौनो बात नहीं है। लाओ भाई खजांची, पैसे दो। कैसन आदमी हो तुम, पक्का करके मुकर जाते हो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। फिर बच्चों, जंकीरा को उसके पूरे पैसे मिले। इसके साथ गांव में जैसे खुशी की लहर छा गई। सब चूहों से मुक्ति पाकर बहुत ही खुश थे। सबने अपने लिए नए नए कपड़े लिए। अब हमरा कुर्ता भी फटा नहीं है, स्टाइल है हमरा। पर पैसे मत मांगना बस। दूर देश में पहाड़ों से घिरा एक गांव था, खजूरगढ़। उस गांव में एक लड़का रहता था। वो पूरे दिन खाता रहता और बस आराम करता, कोई काम नहीं करता। जहाँ भी खाने की खुशबू आती वो तो उधर ही खिंचा चला जाता। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा और कोल्ड ड्रिंक्स उसको बहुत पसंद थे। वो खा खा कर मोटा हो गया था। लोगों ने उसका नाम प्यार से रख दिया था पेटू लाल। उठ जा पेटू, दिन चढ़ाया है, तुझे स्कूल नहीं जाना? माँ, आज तो संक्रांति की छुट्टी है। तो उठ के नहा धो ले, तुझे पतंग नहीं उड़ानी है? इतनी जल्दी कौन उठता है? मैं तो छत पर जाके फिर से लेट जाता हूँ। काकी, क्या बना रही हो? अरे बेटा, मैं तो लड्डू बना रही हूँ। तो कुछ खाएगा? खुशबू तो गजब की आ रही है। बेटा और लेना और पेट भर के खा। अब तो पेटू को ज्यादा खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। पेटू बहुत आलसी भी हो गया था। साथ के बच्चे उसको तंग भी करते। एक बार तो वो कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी टूट गई। तब से तो वो स्कूल जाने से भी कतराने लगा। चल पेटू, वहाँ ग्राउंड पे सारे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, तू भी चल। तू जा, मैं तो अभी आराम करूँगा। खाने के बाद 1-2 घंटे की नींद हो जाए तो क्या बात है। अलख निरंजन, बेटा सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पर मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खिला दोगे? बच्चा, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास क्या होगा देने को। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुझे क्या चाहिए? कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या है मेरे पास, देखता हूँ। अच्छा हाँ, खजूर मिले, खाओगे? हाँ बाबा, खिला दो। बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, कुछ ऐसा कर दो कि हर समय कुछ खाने को मिलता रहे। बहुत स्वादिष्ट चीजें और आराम करता रहूं, कोई बस तंग ना करे। साधु बाबा समझ गए कि बच्चे की मदद करनी चाहिए। दूर पहाड़ी पे एक जादुई पेड़ है, वहीं ये मीठे खजूर लगे हैं और चाहिए तो वहाँ जाना होगा, पर एक शर्त है। खुद ही जाना पड़ेगा और सुबह ही जाना पड़ेगा। जो खजूर अपने हाथ से तोड़ोगे वो ही इतने मीठे होंगे। बाबा, मैं कैसे जाऊंगा? वो तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। मैं तो इतना नहीं चल पाता हूँ। वो तुमको सोचना पड़ेगा, इतने मीठे खजूर खाने हैं कि नहीं, और थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बात याद रखना मेरी। क्यों ना मैं पापा से बाजार से मंगा लूं, पर इतने स्वादिष्ट खजूर कहाँ पे मिलेंगे? क्या मैं पहाड़ पे जाने की कोशिश करूं?
और नींद भी तो कितनी प्यारी है। ट्राई तो करना ही चाहिए। माँ, मैं जरा घूम के आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। शायद आने ही वाला होगा पेड़। साधु बाबा ने जो रास्ता बताया था वो उस पे चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसको वो पहाड़ी पे खड़ा एक खजूर का पेड़ दिखा। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। अरे कुछ खाने का मन कर रहा है, देखो क्या रखा है जेब में। पेटू की सारी खुशी छू हो गई। पेड़ तो बहुत ऊंचा था, अब वो पेड़ से खजूर कैसे तोड़ेगा, ये सोच के वो परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की पर वो एक भी खजूर नहीं तोड़ पाया। वो उदास होकर लौट गया। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। दिन बीतते गए और अब पेटू को थकान भी कम लगती और उसको बहुत मजा आता। एक दिन तो एक चिड़िया ने जैसे उसकी मन की बात ही सुन ली और बहुत सारे खजूर तोड़ के नीचे गिरा दिए। पेटू ने मजे से बहुत सारे खजूर खाए। अब तो लगभग 1 महीना हो गया। पेटू तो पहले से बहुत तंदुरुस्त हो गया था। अब वो दौड़ के पहुंच जाता और अब उससे पेड़ पे चढ़ना भी सीख लिया था। लोग भी उसमें नया बदलाव देख के हैरान थे। पेटू के मम्मी पापा तो एकदम खुश हो गए थे। पेटू को लोग उसके असली नाम से बुलाने लगे, पवन, और वो हवा की तरह ही हल्का भी हो गया था। एक दिन पवन स्कूल जा रहा था और उसको वो बाबा मिले। पवन ने तो तुरंत बाबा को पहचान लिया और बाबा को प्रणाम किया। उसमें इतना बदलाव आने के बाद भी बाबा ने भी उसको पहचान लिया। अरे बच्चे, तुम तो एकदम तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ बाबा, ये सब आपकी कृपा है। वो तो सच में जादुई पेड़ निकला। वहाँ जाने में जितनी मेहनत की, खजूर का स्वाद उतना बढ़ता गया और अब देखिए मैं कितना हेल्दी हो गया हूँ। हाँ बेटा, मैं वही समझा रहा था। जादू तो अपने हाथों में होता है, मेहनत में होता है और उसका स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। सच्ची बात बता गए थे वो सब।